कर काबुल छोड़कर भागे थे। ऐसी खबरें आ रही हैं, ये अपुष्ट खबरें हैं। और इस विमान में उनके साथ कुल 51 लोग थे और इन सभी लोगों की सूची भी एक आज हमें मिली है, लेकिन ये सूची अपुष्ट है। हम आपको बताना चाहते हैं, ये सूची मिली तो है लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो रशिया का विमान था, जो लोग इस विमान को ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने ये बात मानी है कि अशरफ गनी अपने साथ काफी कैश, काफी पैसा लेकर निकले थे। लेकिन अशरफ गनी का ये कहना है कि उन पर लग रहे भ्रष्टाचार के ये आरोप निराधार हैं, वो कोई पैसा लेकर नहीं भागे हैं। یا من میماندم و شاهد خونریزی و ویرانی کابل میبودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها راه مسالمت آمیز نمیبینند. دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند. در راه رسیدن به ارگ هیچ مقاومتی صورت نگرفت. آنها اتاق با اتاق میگشتند تا مرا پیدا کنند. تصمیم این بود که آنچه 25 سال قبل در افغانستان رخ داده بود تکرار شود. کپاتی وی د افغانستان جمهور رئیس به یو ور بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار ځړول شوی وی. अशरफ गनी कह रहे हैं कि अगर वो वहां रुक जाते अफगानिस्तान में तो तालिबान उन्हें फांसी पर लटका देता, उन्हीं के लोगों के सामने। आपको याद होगा अफगानिस्तान के एक और पूर्व राष्ट्रपति को भी ऐसे ही एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान के संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सिर्फ तालिबान ही समस्या नहीं है। जो देश लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन देते हैं वो भी पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। उनका इशारा है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समय एक टीम की तरह एकजुट होकर खेल रहे हैं, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री। There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism. Unfortunately, there are also some countries to undermine both our collective to fight. That cannot be allowed. In our immediate Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about the implications, both regional and international. तालिबान किसी जमाने में उधार के हथियारों के दम पर अड़ा करता था। आज उस तालिबान के पास न सिर्फ अपनी सेना है बल्कि 1.5 लाख रुपए के वो हथियार भी मुफ्त में मिल गए हैं, जिन्हें अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को सौंपा था। और अब जब अफगानिस्तान की सेना भाग चुकी है, वो सारे हथियार तालिबान ने ले लिए हैं। और इतना ही नहीं, अब तालिबान के पास अपनी खुद की एयरफोर्स और 11 सैन्य ठिकाने भी आ गए हैं कि अफगानिस्तान की सेना एक तरह से तालिबान के सामने हथियार डाल चुकी है। और अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान की सेना को 45 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स दिए थे। सोचिए, 45 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स दिए थे, जो युद्ध के मैदान में बहुत घातक साबित होते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर्स में से ये एक हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरफोर्सेस के पास भी इतनी संख्या में ये हेलीकॉप्टर्स नहीं है, लेकिन आज ये सभी हेलीकॉप्टर्स तालिबान के कब्जे में है। और इतनी बड़ी संख्या में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास होंगे। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत 90 से 100 करोड़ के बीच में होती है। तालिबान को तो एक हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलता ऐसे। कुल मिलाकर आज की तारीख में तालिबानियों के कब्जे में 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि पूरी की पूरी बनी बनाई एयरफोर्स उन्हें मुफ्त में मिल गई। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद 11 सैन्य ठिकानों में से भी ज्यादातर अब
तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। ये सैन्य ठिकाने भी अमेरिका ने बनाए थे। कहने को तो अमेरिका की सेना अपने पीछे सारे हथियार अफगानिस्तान की सेना के लिए छोड़कर गई थी, लेकिन सच ये है कि आज यही हथियार तालिबान के लिए सबसे बड़ा तोहफा बन गए हैं। और अगर तालिबान विरोधी ताकतें तालिबान पर हमला करती भी हैं तो ऐसी एयरफोर्स उनके पास नहीं होगी जो आज तालिबान के पास है। ऐसे आधुनिक हथियार अब उनके पास नहीं होंगे जो आज तालिबान के पास है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी है और आज हम तस्वीरों के जरिए आपको एक नया विश्लेषण दिखाने की कोशिश करेंगे। हम तस्वीरें क्यों खींचते हैं? हम तस्वीरें इसलिए खींचते हैं ताकि हम यादों को संजो कर रख सकें, यादगार पलों को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकें और वो कहानियां कही जा सकें जो कई बार शब्दों से बयां नहीं हो पाती। इसलिए आज हम तस्वीरों के जरिए ही अफगानिस्तान और कश्मीर की तुलना करेंगे और कश्मीर के लोगों को बताएंगे कि वो कितने खुशकिस्मत हैं कि वो भारत में रहते हैं। इसलिए अब सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें यादों के लिए हैं, ये तस्वीरें विश्लेषण के लिए हैं और ये तस्वीरों में आपको कहानी नजर आएगी। इनमें से एक तस्वीर अफगानिस्तान से हो रहे पलायन की है और दूसरी तस्वीर 1990 में कश्मीर से हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन की है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन सी तस्वीर 2021 की है और कौन सी तस्वीर 1990 की है, कौन सी अफगानिस्तान की है और कौन सी कश्मीर की है। दोनों तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। दोनों की कहानी एक है, दोनों की यादें एक हैं। लेकिन अगर हम इन तस्वीरों पर तारीख डाल दें तो शायद आपके लिए आसानी हो जाएगी। 1990 में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों को ठीक ऐसे ही कश्मीर से भागने पर मजबूर कर दिया था और उनके सामने 3 विकल्प रखे थे। पहला कि ये सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें, दूसरा कश्मीर छोड़कर चले जाएं तुरंत, और तीसरा अगर नहीं जाते तो मरने के लिए तैयार रहें। 31 साल बाद तालिबान ने भी अफगानिस्तान के लोगों के सामने ठीक यही 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, शरिया कानून कबूल कर लें। दूसरी, अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाएं और अब तो आप समझिए भागने भी नहीं दे रहे हैं। और तीसरी कि ये लोग अब मरने के लिए तैयार रहें। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक वर्ष 1990 में 5 से 7 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर बार रातों रात ऐसे ही छोड़ दिया था और वो जम्मू समेत देश के दूसरे हिस्सों में शरणार्थी बन गए थे और आज भी रिफ्यूजी बनकर ही रह रहे हैं। यानी देश के 5 से 7 नागरिकों को अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा। इसी तरह आज करीब 25 लाख अफगानी नागरिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में एक भी थी। पढ़ाई लिखाई के सारे स्कूल कॉलेज उनके लिए। 1980 अफगानिस्तान भी कुछ ऐसा ही होता था, जहां महिलाओं को पढ़ने लिखने और अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की पूरी आजादी थी, काम करने की आजादी थी। लेकिन 80 के दशक में कट्टरपंथियों ने कश्मीर को अंधेरे की तरफ धकेल दिया और अफगानिस्तान को भी गृह युद्ध में उलझा लिया। और फिर 1990 आते आते कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ बन गया तो अफगानिस्तान में तालिबान का उदय शुरू हो गया। 1970 के दशक के अंत में ईरान में इस्लाम के नाम पर एक क्रांति हुई थी। वहां के शासक भी देश छोड़कर इसके बाद भाग गए और इस्लाम की कट्टर विचारधारा को मानने वाले धार्मिक नेता ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। इससे पहले ईरान भी बहुत आधुनिक हुआ करता था और वहां भी कश्मीर की तरह, अफगानिस्तान की तरह महिलाओं को हर तरह की आजादी हासिल थी। यानी 1980 का दशक एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से में कट्टर इस्लामिक विचारधारा के प्रचार और प्रसार का गवाह बना और इसके बाद से ही ये एशिया का जो हिस्सा है ये बर्बाद होना शुरू हुआ। आज जिस तरह अफगानिस्तान के नागरिक अपनी जान खतरे में डालकर अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, वैसे ही 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा था। कुछ समय पहले जी न्यूज ने 1990 की उस हिंसा को देखने वाले कश्मीरी पंडितों से बात की थी जो आज भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। और हाल ही में हमने अफगानिस्तान से आए कई लोगों से भी बात की। अगर आप इन लोगों का दर्द सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब किसी देश या किसी राज्य में इस्लामिक कट्टरपंथी हावी होते हैं
तो कैसे आने वाली पीढ़ियां दशकों तक इसकी सजा पाती रहती हैं। इसलिए आज दोनों की बात सुनिए। 1990 में रातों रात अपने घर बार छोड़कर भागे कश्मीरी पंडितों की बात सुनिए, और अभी अफगानिस्तान छोड़कर भागे वहां के लोगों की बात सुनिए। कहानी बिल्कुल एक है, वजह भी बिल्कुल एक है। 19 जनवरी तब भी हमने शायद, या मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि दिस इज़ फॉर एवर, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में मेरे फादर को थ्रेटनिंग कॉल्स और लेटर्स आई थी। क्या कहा था? उसमें ये बोला था कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं यहाँ से, और नहीं तो आपका घर जलाएंगे, आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपके पूरे परिवार को जला देंगे। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. It seemed like that's it. Our life is done. हमें नहीं पता, जलाएंगे, मारेंगे, बुचर करेंगे, जो भी करेंगे। But again, we did not think कि हमें निकलना है यहाँ से। तो आप बस में बैठे हैं तो पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, यू डोंट नो कहाँ से आया, हम चल रहे हैं, पीछे से किसी को बुलेट लगा, हमें पता ही नहीं चलता था ये हो क्या रहा है। अभी पूरी फैमिली अफगान में है, 5 भाई है, बहनें हैं, सब अफगान में है। एक हफ्ते से कुछ पता नहीं, फोन किसी का भी नहीं लग रही है। तो पूछो कि तुम लोगों का हालात कैसा है। जितना कोशिश करती हूँ सबका फोन बंद। एक हफ्ते से कसम से रात दिन चैन नहीं, सुकून नहीं कि क्यों लोगों का क्या हाल है। मेरा अब्बू ऐसे भी घायल हो चुका था 30 साल पहले, उसका हाथ भी नहीं है। अब फिर से वही टेंशन कि भाई का वही औलाद ना हो जाए। मेरे को अभी भी याद आता, मैंने अपनी आंखों से देखा है थ्रू द विंडो, एकदम इंसानों को जो सामने मिला उसे काट दिया, फेंक दिया और वो सैक में बंद करके। दैट मेमोरी आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ टाइम। दैट वाज विद माय ओन आईज। जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान का है वो सब तालिब के हाथ में है। तालिब लोग बोलते हैं कि हम सच्चा मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा इस्लाम के बारे में सबसे ज़्यादा हम जानते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। जो काम वो करते हैं, लेडीज़ के साथ, छोटे बच्चे के साथ, छोटे बच्चों के साथ शादी करते हैं, उससे ज़बरदस्ती उसके माँ बाप से छीन कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ये सब तो इस्लाम में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। Problem in Kashmir predominantly happened because of the people of Kashmir, or to be more specific, some of the Muslims of Kashmir. The bread and butter, the soul, the ethos of this movement started from local Kashmiri Muslims who were Indians, who were supposed to be Indians. And anyone who says that this is a political, a social, an economic, an educational issue, it's not. It's actually a religious issue. आम लोगों को चोर है, ऐसे सब लोग मर रहे हैं। रोड के ऊपर देखो, बगल को देखो, हर जगह में देखो लाश पड़ी हुई है, और औरतें को उतार देता है, किडनैप कर देता है, गैंगरेप होता है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों को पकड़ लेता है, किडनैप कर देता है, उनको बस आतंकवादी बना देता है। बस इतना ही, भाई टेंशन ज़्यादा है। मुझे अभी भी याद है कि इन जम्मू like I would hear these older people talk to each other of going to some Swami ji or Sadhu ji and asking हम कश्मीर कब वापस जाएंगे, and they would come back with this story कि उन्होंने बोला अगले साल सितंबर जाएंगे, अगले साल दिसंबर definitely वापस जाना। So there was both combination of hope and belief कि we are definitely going back, that this is all temporary, we are in Jammu and we are telling this temporary, we have to go back. Every day the stories about these older people in the 70s and 80s dying like flies every day because of heat strokes. They just couldn't take the changing climate, they just couldn't adapt to it. And I don't know how many people perished just not giving up their maintenance, but just being given out of their home without being able to adjust to the climate. हम इधर डरते हैं तो उधर में कैसे हम जा सकते हैं। हम वही तालिबान के लिए उधर भागकर इधर आया। 2014 में इसी शोर मशोर हो रही थी कि तालिबान आने वाले हैं, तो इसीलिए हम भाग के इधर आया। तो अब तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, अब हमारे कंधे नीचे हो गए, हम कैसे जाते हैं। तो अब जो तालिबान कह रही है वो सब झूठ है। और यहाँ भी हमारे सब होप यूनिसीआर का है, यूनिसीआर भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो हमने आपको दोनों लोग दिखाए,
वो लोग दिखाए जो हाल ही में पिछले 3-4 दिनों में अफगानिस्तान छोड़कर वहां से भागकर भारत आए हैं, और हमने आपको वो लोग भी दिखाए जिन्होंने 1990 में ऐसे ही कश्मीर छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था और अपनी जान बचाकर वो भागे। दोनों की तस्वीरें आप देख लीजिए, कश्मीर 1990 का और अफगानिस्तान। लेकिन शुक्र यह है कि भारत ने कश्मीर में कभी भी विदेशी ताकतों को घुसने नहीं दिया। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद और अपने दम पर न सिर्फ आतंकवाद पर उन्होंने काबू पाया, बल्कि आज देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिक बिना किसी डर के न सिर्फ कश्मीर घूमने जा सकते हैं, बल्कि वहां आप जमीन खरीद सकते हैं, वहां रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और चाहे तो कश्मीर में अपना घर भी आप बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर भारत ने दूसरे देशों से कश्मीर का हल निकालने के लिए कहा होता तो हो सकता है कि कश्मीर की हालत भी अफगानिस्तान जैसी हो जाती, या फिर पाकिस्तान को और ज्यादा दखलंदाजी करने का हमने मौका दे दिया होता तो आज पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में किया है वही हाल कश्मीर का भी हो चुका होता। और दूसरी बड़ी बात, आज आपको अपनी सेना को सलाम करना चाहिए, क्योंकि जिस देश की सेना कमजोर हो जाती है, जिस देश की सेना से देशभक्ति का जज्बा चला जाता है, उस देश की हालत अफगानिस्तान जैसी होती है। इसलिए आज आपको अपनी सेना को सलाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय सेना इतने वर्षों से लगातार कश्मीर की रक्षा कर रही है, और हमारी सेना ने किसी भी इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी को या किसी भी सेना को, किसी भी देश को कश्मीर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। और इसीलिए आज कश्मीर के लोग और पूरी दुनिया के लोग चैन से सुरक्षित हैं। और आज आप देख सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान में क्या फर्क है। जी न्यूज और हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल WION की एक टीम इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है, जो तालिबान के खतरे के बावजूद ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। आज WION के पाकिस्तान संवाददाता अनस मलिक ने पाकिस्तान से हमें एक रिपोर्ट भेजी है, और इस दौरान उन्होंने तालिबानियों से भी बात की है और अपने देश का झंडा फहराने वाले अफगान नागरिकों की देशभक्ति को भी करीब से देखा है। आप भी ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आगे का विश्लेषण करेंगे। काबुल के मशहूर ज़माना मसूद चौक पर अफगानिस्तान का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो इस टाइम पर अनफोल्ड है, वो यहाँ पर लहरा रहा है, मगर तालिबान की जानिब से अब से कुछ देर कबल आज यौम आज़ादी के मौके पर अफगानिस्तान को इस्लामिक का दर्जा दे दिया गया है। उनके इस ऐलान के साथ